हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। आज ट्रांसपोर्ट प्लान का अगला लेक्चर हम लोगों को देखना है। बीच में थोड़ा गैप जरूर हो गया है, कुछ दिक्कतें थी व्यवहारिक, एक तो चुनाव वगैरह की वजह से व्यस्त थे। चलिए आज जहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट छोड़ा था, आज हम उसी के आगे की बात करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। आइए और डिस्कस करें। हमने आपको बताया कि जीवन में पानी का और मिनरल्स का बहुत महत्व है, राइट। इस तरीके से पानी का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो जड़ों के द्वारा होता है, और पानी में ही घुली हुई अवस्था में जो मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो हम सबसे पहले पानी की बात कर लें, फिर हम मिनरल्स की बात करेंगे कि दोनों का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो आइए और सबसे पहले हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसकी बात कर रहे हैं कि पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पानी का एब्जॉर्प्शन जो है वो पौधे के किस पार्ट से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि वो कौन सा पार्ट होता है जिससे कि पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट्स। सबसे पहला काम ये समझें कि पौधों में पानी का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है। तो ये हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये कैसे होता है, ये रूट्स के थ्रू होता है, जड़ों से होता है। और जड़ों में जो पार्ट्स होते हैं, रूट हेयर्स, ये रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स आर इन द कॉन्टैक्ट विद, ये रूट हेयर्स जो होते हैं इन्हीं का कॉन्टैक्ट होता है, किससे होता है, इन कॉन्टैक्ट विद द सॉयल पार्टिकल, सॉयल सॉल्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो सॉयल सॉल्यूशन है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सॉयल सॉल्यूशन है इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो वाटर स्वयं होता है, पानी, और दूसरा कौन होता है, दूसरा ये मिनरल्स होते हैं। इसलिए इसको हम सॉयल सॉल्यूशन करें। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सॉयल सॉल्यूशन। तो हमेशा इस बात को आप ध्यान रखें कि सॉयल सॉल्यूशन इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें पानी भी होता है और इसमें घुली हुई अवस्था में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इन दोनों का एब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए हम मिट्टी से जिस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है हम उसे क्या बोल रहे हैं, इसको हम सॉयल सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ गई, राइट। अब ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर, तो वो कौन सा पानी होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो पानी पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वो कैपिलरी वाटर होता है। एक बार फिर यहाँ मेंशन करेंगे कि द कैपिलरी वाटर, कौन सा पानी, कैपिलरी वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। पौधे इस कैपिलरी वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये कैपिलरी वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो सॉयल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो कैपिलरीज बनती हैं उसी में वाटर फिल्म के रूप में पानी होता है, और इसी पानी का यूज पौधे करते हैं, राइट। और बाकी जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, जो कंबाइंड वाटर होता है, जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, मैंने आपको बताया था कि ये सब पानी पौधों के काम नहीं आता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो पानी जो एब्जॉर्ब होगा तो इसका जो एंट्री होता है सबसे पहले वो किसके थ्रू होता है, तो रूट हेयर्स के थ्रू होता है। तो वाटर जो है वो रूट हेयर्स के थ्रू होता है। अब देखिए पाथवे इसका क्या होता है। तो अगर आप ट्रांसफर सेक्शन पढ़े हो रूट्स का, कि रूट्स में जो है स्ट्रक्चर क्या क्या पाए जाते हैं, तो बेसिकली आपको इतना ज़रूर मालूम होगा कि सबसे बाहरी जो बाउंड्री होती है, अगर हम बात करें कि टीएस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट शोज क्या क्या दिखाता है, इसमें आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस विद यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स। यहां पर जो रूट हेयर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। इस प्रकार से सबसे बाहरी जो बाउंड्री होती है किसी भी प्लांट की वो क्या होती है, दैट इज द रूट हेयर। यू नो ये क्या होता है, ये रूट हेयर होता है। तो एपिडर्मिस विद यूनिसेलुलर रूट हेयर्स,
एपिडर्मिस जो होता है ये यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं ये। इसके बाद रूट हेयर से पानी एपिडर्मिस से हो करके फिर किस में आता है, तो फिर आता है कॉर्टेक्स में। अब आपको पता है कि रूट्स में जो कॉर्टेक्स होता है इसमें डिवीजन होता है। ये जो कॉर्टेक्स होता है इसके 3 जोन होते हैं, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, प्लांट एनाटॉमी में इसके 3 जोन होते हैं। ये कौन कौन से जोन होते हैं, इनमें से आउटर कॉर्टेक्स होता है, आउटर कॉर्टेक्स, इट इज नोन एज हाइपोडर्मिस। मिडिल कॉर्टेक्स होता है और इनर कॉर्टेक्स होता है। यहां पर जो इनर कॉर्टेक्स होता है, ये जो मिडिल कॉर्टेक्स होता है इसको हम ग्राउंड टिश्यू भी कह सकते हैं। ग्राउंड टिश्यू, बीच की जो खाली जगह होती है ये उसको भरने का काम करता है, ग्राउंड टिश्यू, राइट। और ये जो इनर कॉर्टेक्स होता है इट इज नोन एज एंडोडर्मिस। क्या कहेंगे इसको, हम इसे एंडोडर्मिस कहते हैं, राइट। अब ये जो एंडोडर्मिस होता है यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो एंडोडर्मिस होता है ये मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों प्रकार की रूट्स में पाया जाता है। और ये जो एंडोडर्मिस है इट इज मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं, ढोलक के आकार की सेल्स होती हैं, पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, इनको बैरल शेप्ड हम सेल्स कहते हैं। ये जो सेल्स होती हैं इन दोनों सेल्स के बीच बीच में मटेरियल डिपॉजिट होता है जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं एंडोडर्मिस में। और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है ये पानी के आवागमन के लिए वाटरप्रूफ होता है, पानी इससे होकर पास नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन में अगर हमको प्लांट के अंदर और पेनिट्रेट करना है और घुसना है अंदर, पानी को अंदर जाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको एंडोडर्मिस को क्रॉस करके अंदर आना पड़ेगा। अब एंडोडर्मिस को क्रॉस करने के 2 मार्ग हैं, एक तो वो सेल है जिसको हम पैसेज सेल कहते हैं, एंडोडर्मल लेयर में जो सेल होती है उसको पैसेज सेल कहते हैं, उसी से होकर पानी पास होता है। और 2 सेल्स के बीच में जो डिपोजिशन होता है हम उसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है वो पानी के लिए इम्परमेबल होता है, अर्थात वाटर इधर से मूव करके अंदर नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस में 3 तरह की, यहाँ पर 2 प्रकार की सेल्स का स्ट्रक्चर होता है। एक तो कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप ये पानी के लिए इम्परमेबल होता है, इट इज इम्परमेबल। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है ये इम्परमेबल होता है। और दूसरा कौन होता है, दूसरा ये पैसेज सेल्स होती हैं। अभी आप डायग्राम में इनको देखेंगे, पैसेज सेल्स को डायग्राम में देखेंगे। इस प्रकार से आपने यहां देखा कि सबसे बाहरी लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, उसके नीचे ये एपिडर्मिस में ही यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं। ध्यान रहे कि जो रूट हेयर्स होते हैं ये केवल एक ही सेल के बने होते हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स नोन एज हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स वो ग्राउंड पोर्शन होता है जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। यहाँ पर उनके बीच में इंटरसेलुलर गैप बहुत होता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक दोनों प्रकार का मूवमेंट पानी का होता है। तीसरा हमने आपको बताया था कि इनर कॉर्टेक्स यहाँ पर है, ये एंडोडर्मिस इसको कहते हैं, और इसमें 2 सेल्स के बीच में कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है जो कि स्ट्रक्चर है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैलस एयर एंड इट इज़ इम्परमेबल फॉर वाटर। और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बीच बीच में क्या होती हैं, जो सेल्स हैं जिनको हम पैसेज सेल कहते हैं। तो अगर पानी की एंट्री होनी है सेल के अंदर, प्लांट के अंदर, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप से ना होकर पैसेज सेल से आती हैं, ठीक है। इसलिए हमने आपको बताया था कि जो एंडोडर्मिस होता है इसमें केवल सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है। यहाँ से एंडोडर्मिस से आगे फिर पेरीसाइकिल को क्रॉस करना होगा और पेरीसाइकिल में भी सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है। उसके बाद फिर इसको वैस्कुलर बंडल में जाइलम टिश्यू मिलेगा और जाइलम वेसल से पानी आ करके फिर अप चलेगा। अभी तक कैसा हुआ था, अभी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था, अब कैसा होगा, अप होगा। जरा देखिए कि ये हॉरिजॉन्टल और अप का मतलब क्या है, इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। आइए और देखें डायग्राम। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन किसी भी रूट का बनाएं तो स्ट्रक्चर ये दिखेगा। ये दिखेगा आपको स्ट्रक्चर, देखेंगे दिस वन, ये एपिडर्मिस है, ये रूट हेयर है, इसको आप देख सकते हैं इस तरह से, दिस वन ऐसे, ये है, ये एपिडर्मिस है।
इस एपिडर्मिस के नीचे अब यहां पर इस पूरे पोर्शन को हम कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। दिस वन इज द कॉर्टेक्स, राइट। इसे क्या बोलेंगे? हम इसे कॉर्टेक्स बोलेंगे। कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है हम उसे एंडोडर्मिस कहते हैं, राइट। जो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है हम उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एंडोडर्मिस, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इट इज नोन एज एंडोडर्मिस। अब आप देखेंगे तो ये एंडोडर्मिस है, ये बैरल शेप्ड सेल्स हैं, आपको ढोलक के आकार की दिख रही हैं, ये हैं, ये बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं। और यहां पर बैरल शेप्ड सेल्स के बीच बीच में यहां पर ये अगर आप देखें जो हम बना रहे हैं, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, दिस वन। इस तरह से इस लेयर को हम यहां पर लेबलिंग कर लें इन सबकी, इसे हम क्या बोलेंगे? दिस वन इज नोन एज रूट हेयर। हम इसे बोलेंगे एपिडर्मिस। हम इस एरिया को बोल रहे हैं कॉर्टेक्स, सीधा कॉर्टेक्स लिख रहे हैं, डिवीजन नहीं दिखा रहे हैं इसमें। इसकी जो इनर लेयर है यहां तक कॉर्टेक्स है, ये इनर मोस्ट लेयर है, हम इस इनर मोस्ट लेयर को कॉर्टेक्स को एंडोडर्मिस बोल रहे हैं, एंडोडर्मिस। इसमें जो ये सेल हैं इनको हम पैसेज सेल कहेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर आप यहां पर देख रहे हैं इट इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप, इट इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो इस तरह से ये अभी जो आप यूं अगर देखें, जैसे रूट है उसका सेक्शन काट रहे हैं, तो हम ये वाला पोर्शन आपको दिखा रहे हैं, ये पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, इतना पोर्शन ये मैग्नीफाई करके, ये पूरा स्ट्रक्चर, इतना स्ट्रक्चर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं मैग्नीफाई करके। तो इस तरह से रूट के टीएस में इतना पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर। तो आप देख रहे हैं कि ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस की इन सेल्स को हम पैसेज सेल कहते हैं। इन दोनों के बीच में यहां पर मैट्रिक्स डिपॉजिट है जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। और फिर आगे जो है यहां पर अगर हम देखें तो ये जाइलम की सेल्स हैं, हम बाकी स्ट्रक्चर यहां नहीं दिखा रहे हैं, हम केवल जाइलम बेसिल्स को दिखा रहे हैं, राइट। और यहां पर अगर आप देखें तो इसके नीचे की जो लेयर है, ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हम इसे पेरीसाइकल कह रहे हैं, दिस वन इज द पेरीसाइकल। और इस प्रकार से ये जाइलम टिश्यू है, दिस वन, एक्स का मतलब जाइलम टिश्यू। अब यहां से देखें तो बाकी जो एरिया है ये सेल्स होती हैं यहां पर इसको घेरे हुए, बंडल सीथ और ये सब, ये क्या नाम है, बंडल सीथ लीफ में होती हैं, रूट्स में हम बात कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड मटेरियल है, इसको हम टोटल कुल मिला के जो अगर देखें तो सेंटर पे ये वैस्कुलर बंडल होता है, ये पेरीसाइकल होता है, इसमें फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, ये अरेंजमेंट होता है अगर आप देखें तो पानी जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आप देखेंगे वाटर, ये सॉयल पार्टिकल है, दिस वन, ये कौन है, ये सॉयल पार्टिकल्स हैं। और इसी सॉयल पार्टिकल के अंदर ये जो है ये वाटर फिल्म है, ये वाटर फिल्म है, और ये सॉयल पार्टिकल्स हैं, ये है, इसे हम बोलेंगे सॉयल पार्टिकल, हम इसे बोलेंगे वाटर फिल्म, दिस वन इज वाटर फिल्म। अब ये क्या होगा कि ये जो पानी है वो किस में आएगा? सबसे पहले ये रूट हेयर्स में आएगा। पानी कहां पे आएगा? तो इट इज द रूट, ये सबसे पहले रूट हेयर में आएगा, फिर ये रूट हेयर से होता हुआ एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से दो पाथवे ये जो है एडाप्ट करता है। ये है, अगर आप देखें एक रूट, हमने आपको पिछले लेक्चर में ये दिखाया था कि पानी जो है वो रूट हेयर से हो करके वो सीधे एपिडर्मिस में आ रहा है, एपिडर्मिस से हो करके फिर ये कॉर्टेक्स में आ रहा है, और कॉर्टेक्स से फिर आगे एंडोडर्मिस की पैसेज सेल से होता हुआ ये पेरीसाइकल में आ रहा है, पेरीसाइकल से फिर सीधे ये जाइलम बेसिल्स में जाता है। ये जो स्ट्रिप यहां पर आप देख रहे हैं, यू कैन राइट हियर, इट इज द पेरीसाइकल, ये है। इस तरीके से पानी जो यहां पर है, ये पानी कहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है? रूट हेयर्स पानी ले रहे हैं, सॉयल पार्टिकल के बीच में फंसी हुई जो फिल्म है वाटर फिल्म, और यही यहां पर रूट हेयर्स में आती है, रूट हेयर से एपिडर्मिस। इस प्रकार से ये पाथवे जो होता है इसको हम एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक। दूसरा जो मूवमेंट होता है वो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है, यहीं से ये टर्मिनेट हो जाता है, ये लाइन हो जाएगी ऐसे, इधर से आकर के फिर ये पहुंच रहा है, तो ये दूसरा रूट है।
इसमें ये रूट नंबर 2 है और ये रूट नंबर 1 है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पानी का मूवमेंट अगर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है, मतलब क्या हुआ कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर से घुस कर जा रहा है, तो हम इसे बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। और अगर ये दो सेल्स के बीच में से घुस कर जा रहा है, दो सेल के बीच में से जो इंटरसेलुलर गैप है उसमें से होकर जा रहा है, इसको एपोप्लास्टिक कहा जाता है। एपोप्लास्टिक मूवमेंट फास्ट होता है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट स्लो होता है। लेकिन यहाँ पर पानी का जो मूवमेंट होता है वो किसी भी सेल में, एक यहाँ पर एक पर्टिकुलर बात है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वाटर पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट बनता है उसको फॉलो करता है। यानी कि पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक्सपेंडिचर नहीं होता, इट इज नॉट द एक्टिव प्रोसेस, राइट। पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए एटीपी खर्च नहीं हो रहा। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूँ समझ लो कि जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी वहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वाटर पोटेंशियल पानी के अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जहाँ पर पानी की मात्रा कम होगी वहाँ वाटर पोटेंशियल कम होगा। अब सॉयल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, इसलिए मिट्टी में जो सॉयल पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो पानी होता है वहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। और आपको यहाँ नोट करना है कि पानी का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब पहली ड्रॉप पानी की यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, इस प्रोसेस को हम इम्बिबिशन कहते हैं, इसको हम आपको बता चुके हैं। फिर इसके बाद फिर बाकी तमाम ड्रॉप्स इसके अंदर आएंगी। ध्यान रहे कि उस समय सॉयल पार्टिकल में जो वाटर पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू रूट हेयर। इसलिए यहाँ से मतलब अगर इस चीज़ को हम मेंशन करें, यहाँ पर इसको ऐसे देखें, मेंशन करें इसको, यहाँ पर देखिए तो कह रहे हैं कि साहब जो वाटर पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल इन डेक्रीजिंग ऑर्डर, वाटर पोटेंशियल इन डेक्रीजिंग ऑर्डर, तो कैसे लिखा जाएगा? पानी के एब्जॉर्प्शन में डेक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? तो सॉयल सॉल्यूशन जो है यहां पर ज्यादा होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? रूट हेयर होंगे। वाटर पोटेंशियल डेक्रीजिंग ऑर्डर में है। फिर कौन होगा? फिर इसके बाद कॉर्टेक्स होगा। फिर कौन होगा? एंडोडर्मिस होगा। डेक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको डेक्रीजिंग ऑर्डर समझेंगे, घटते हुए क्रम में। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल कहां होता है? सॉयल सॉल्यूशन में। उसके बाद जब रूट हेयर में पानी आ जाता है तो फिर यहां का ज्यादा हो जाता है और इसके बगल वाला कम होता है, तो हाई टू लो मूवमेंट होता है। फिर इसके बाद कॉर्टेक्स में जब पानी आ जाएगा तो इसका वाटर पोटेंशियल हाई हो जाएगा, अब आगे वाले का कम है। इस प्रकार से जो सेल जितनी दूर है उसमें वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो उतना ही कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में पानी का जो मूवमेंट होता है बेटे वो ये डायरेक्शन होगा कि सॉयल सॉल्यूशन से रूट हेयर से कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स से फिर एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस से फिर क्या होगा? फिर जाइलम वेसल्स में होगा। ये आप समझ गए होंगे। इसका सीधा एक लाइन केवल आपको मेंशन करना है कि विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जब उनको मेंशन करना है आपको, जिन पर क्वेश्चन बनेगा। तो एक चीज तो आपको नोट करना है कि पानी का मूवमेंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। राइट डाउन दिस, मूवमेंट ऑफ वाटर always takes place from high potential to low potential. नोट करेंगे, the movement of water from high water potential to low water potential, यही होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब वाटर पोटेंशियल इन डेक्रीजिंग ऑर्डर आपको ये दिख रहा है, ध्यान से देखिए। वाटर पोटेंशियल इन डेक्रीजिंग ऑर्डर आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इस प्रकार से क्या होगा कि सॉयल सॉल्यूशन से रूट हेयर में, रूट हेयर से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से जाइलम वेसल्स में आएगा। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद पहली चीज तो ये हो गई, जिस जगह पर पानी आ जाएगा उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यही कारण है कि जब सॉयल सॉल्यूशन सीधे रूट हेयर में आता है तो रूट हेयर का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। किसके कंपैरिजन में? कॉर्टेक्स के। फिर और वो बढ़ जाता है कैसे?
किसके कंपैरिजन में, एंडोडर्मिस के कंपैरिजन। इस प्रकार से ग्रेडियंट यहाँ पर मेंटेन होता है वाटर पोटेंशियल का और पानी का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि पानी का जो एब्जॉर्प्शन है, जितना तेज रेस्पिरेशन होगा पौधों में उतना ही तेज होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि पानी के एब्जॉर्प्शन में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की डिमांड ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पानी नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है। रिमेंबर दिस, यहाँ पानी नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, बल्कि पानी में जो मिनरल आयंस घुले हुए हैं वो एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि यहाँ पर सॉयल सॉल्यूशन एब्जॉर्ब हो रहा है। इट इज नॉट प्योर वाटर। Therefore, the absorption of mineral ions takes place by active transport method and that needs adenosine triphosphate. हम जब मिनरल का एब्जॉर्प्शन बता रहे होंगे तो उसमें ये बात चर्चा करेंगे, लेकिन पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए किसी भी प्रकार के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कोई आवश्यकता नहीं है इफ यू आर एब्जॉर्बिंग प्योर वाटर ओनली, बट यू आर नॉट एब्जॉर्बिंग प्योर वाटर, यू आर एब्जॉर्बिंग water that has solubilized the mineral ions in it. Now it is not pure water, it is the soil solution. तो इसमें जो उपस्थित मिनरल आयंस होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है। अब इसीलिए कहा गया है कि अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन तेज है तो वाटर एब्जॉर्प्शन तेज हो जाएगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं तेज हो रहा होता है, उस पानी में घुले हुए जो मिनरल्स हैं उनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तेज हो जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे, राइट? कोई डाउट यहां पर? एनी डाउट? नो डाउट। तो इस तरीके से आपने देखा कि द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल हो रहा है, राइट? दूसरी बात यह है कि पानी का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पैसिव मेथड से होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय पैसिव मेथड। Absorption of pure water does not need adenosine triphosphate। पानी का एब्जॉर्प्शन जो होता है प्योर वाटर का, उसके लिए किसी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान रखना। एटीपी की जरूरत हमको इसलिए महसूस होती है क्योंकि हम प्योर वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे होते हैं। हम किसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं? हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं मिनरल आयन को। अब अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयंस, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मिट्टी में मिनरल आयंस का कंसंट्रेशन हमेशा कम होता है और पौधों के शरीर में क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए मिट्टी में जो लोअर कंसंट्रेशन, वहाँ से हायर कंसंट्रेशन यानी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव होना है। किसको? मिनरल आयंस को। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक एनर्जी लगेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगेगा। आज का ये बहुत छोटा सा शॉर्ट वीडियो है। मैं थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट के दौर से हूँ, ऐसी कंडीशन में थोड़ा टाइम लगेगा। इंटरनेट की व्यवस्था ठीक कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सवेरे का लेक्चर हम आपको देंगे, अपडेट करेंगे, कल का लेक्चर बड़ा रहेगा। आज का ये थोड़ा सा डेमो, क्योंकि ये बोर्ड चेंज हुआ है तो इस लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी आ रही होगी, मैं इसको रिजॉल्व करूँगा क्योंकि प्लेस चेंज हुआ है ड्यू टू सम डिस्टर्बेंसेज। तो आज के इस छोटे लेक्चर में आपने ये देखा। अगले लेक्चर में हम आपको मिनरल एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे और मास फ्लो हाइपोथेसिस समझाएंगे कि उसमें किसी भी शुगर मटेरियल का कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे मूवमेंट होता है। आज के इस छोटे से लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।